धन्यवाद। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मैडम इंदू जी, नीरू जी और प्रवीण जी, यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे साथियों, अभी और सुनना है ना, थोड़ी देर है ना। अच्छा, ये बताओ कि कौन विकसित भारत, यहाँ पे कौन कौन चाहते हैं कि विकसित भारत हो जाए? हाथ उठा लो एक बार। सब नहीं चाहते कि विकसित भारत बन जाए? अच्छा, विकसित भारत बनेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? हम लोगों को होगा ना। और तो हाँ, तो सबसे ज्यादा जोश आप में ही होना चाहिए। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ एक बार नारा लगाना जोर से, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के जोर से, जितनी जोर से बोल सको, पता तो चले यूथ एनर्जी यहाँ पर है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखो, विकसित भारत प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं 2047 में होगा, उसमें सबसे ज्यादा फायदा हम लोगों को ही होगा। और कौन करेगा? ट्रंप तो नहीं। आके सुनो ध्यान से, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, शांति से सुनना। आपके काम की बात करूंगा। विकसित भारत में आपका पार्टिसिपेशन कैसे हो, कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबने बता दिया, विजन बता दिया, कहाँ जाना है, गोल बता दिया। अब हमारा क्या रोल होने वाला है या हमें उससे कैसे फायदा होगा, इस पे मैं फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि आज जिस कैरियर के पड़ाव पे आप लोग हो, सबसे ज्यादा यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट कैरियर यू वांट टू टेक। दैट इज इंपॉर्टेंट ना। विकसित भारत में आपकी भागीदारी कैसे हो, यह सब महत्वपूर्ण है ना। तो उसके लिए कुछ एरियाज में आपके सामने रखूंगा और वह हम लोग कैसे उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें, हमें विकसित भारत का क्या फायदा होगा, कैसे हम अपना कैरियर उससे अलाइन करें, ताकि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, हम सबके ऑब्जेक्टिव हैं, वी शुड हैव अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ग्रेट रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, एवरीथिंग दिस वी वांट। तो हमारी पार्टिसिपेशन उसमें होगी एट द लेवल एट विच वी आर वर्किंग। तो सर्टेन एरियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और प्रधानमंत्री जब यंग एम्बेसडर डायलॉग जो कह रहे हैं, ये विकसित भारत जो आज इंस्टीट्यूशन ने प्रोग्राम किया है, ये प्रधानमंत्री जी के निवेदन पे, आह्वान पे किया गया है। उन्होंने कहा है कि यंग इंडिया के लोगों को एम्बेसडर्स बनाना है, यंग इंडिया को डायलॉग के साथ, उनके डायलॉग के साथ उनकी एस्पिरेशंस को समझना है, उनको सरकार की योजनाओं का, सरकार के इनिशिएटिव का, सरकार के फोकस के एरियाज को उनको बताना है, ताकि वो अपने कैरियर को उन चीज़ों से अलाइन करें और भागीदारी सुनिश्चित करें। है ना? यही है ना इसका लक्ष्य, यंग इंडिया डायलॉग जो है। तो देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक बार पोटेंशियल है, किसी में बहुत पोटेंशियल है जीवन में, और पोटेंशियल से हैज ही अचीव द ऑब्जेक्टिव? नो, ही हैज नॉट रीच द गोल। पोटेंशियल डजंट मीन कि यू हैव अचीव द गोल। आज विकसित भारत का बहुत पोटेंशियल है। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप है, नॉलेज है, रिसर्च है, नॉलेज इकोनॉमी है, लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज है, यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सब चीज़ें हैं, गवर्नेंस है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विद अ विजन है। लेकिन उस पोटेंशियल को हमने रियलाइज कर लिया, ये नहीं होता जब तक हम लोग उस पोटेंशियल को ग्राउंड पे, रियलिटी पे लेके नहीं आएंगे, तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। तो यह बात भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। केवल विकसित भारत एक नारे के रूप में अगर हम लेंगे तो वह कभी अचीव नहीं होगा। तो यह बात मैं आपके सामने ओपनिंग रिमार्क में जरूर कहना चाहता था। और जैसे बताया है कि 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं आपके टॉपिक में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोग्रेस और इफेक्टिव गवर्नेंस। यह तीनों विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। हम सबको इसके लिए काम करना है। और अल्टीमेटली हमें अब जिस मुकाम पे हम हैं, हमारे कैरियर को वहाँ पे अगर हम अलाइन करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट्स है, जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, जिन एरियाज़ में भारत में अच्छी इफेक्टिवली पोटेंशियल्स है, उन एरियाज़ में अगर हम अपने कैरियर को अलाइन करेंगे,
तो हमारा भी अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, हमारे परिवार का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, हमारा इंस्टीट्यूशन जो आपको इतनी मेहनत से ट्रेनिंग दे रहा है, इतने आपके लिए इतने तरह के इकोसिस्टम्स क्रिएट कर रहा है। आज सब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है 2 दिन का ये सेमिनार होगा, इसमें बहुत सारे विषय आपके ध्यान में आएंगे। तो मैं कुछ सेक्टर्स आपके पास आइडेंटिफाई करके आपको बता दूंगा जहाँ पे बजट में बहुत प्रोविज़न है, सरकार बहुत इन्वेस्ट कर रही है। मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कई एंटरप्राइजेज में काम कर चुका हूँ एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वहाँ पे PSUs का बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपेक्स हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे भारत अच्छी तरह से उनमें काम कर रहा है। तो वह एरियाज में आपके सामने अंडरलाइन कर दूंगा। यह इन चीज़ों में अगर आप ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट बहुत अच्छी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वेबसाइट बहुत इंफॉर्मेशन देती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप जो इसके माध्यम से इन जानकारियों को इकट्ठा करते हुए अपने कैरियर को अलाइन करेंगे, यही मेरा इच्छा भी है, यही मेरा उद्देश्य भी है। देखो, सबसे बड़ी बात जो एक आज के समय में, आने वाले समय में भारत बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा, वह है कल्चरल इकोनॉमी के फील्ड में। भारत की पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग थी, बहुत कैपेसिटी स्ट्रांग हिस्टोरिकली देखेंगे तो आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों में भारत में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। इनके इकोनॉमिक कनेक्ट को इस्टेब्लिश करने का हम लोग बहुत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, अभी हमने देखा कुंभ ने केवल 8,000 करोड़ गवर्नमेंट ने स्पेंड किए हैं, बट इट हैज़ क्रिएटेड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़। ऐसे कई चीज़ों में, अभी हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्मृति ईरानी जी पीछे गई थी भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, तो वहाँ पे अयोध्या में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो लोगों ने उनसे पूछा कि अयोध्या में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। टूरिज़्म, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवेज, टूरिज़्म, होटल्स, इन सब इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स, ऐसी सब चीज़ों के अंदर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस वॉज द बिगेस्ट इंक्वायरी दैट शी हैड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कल्चरल इकोनॉमी के वेरियस एस्पेक्ट का जो इकोनॉमिक कनेक्ट है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए सरकार बहुत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दे आर नॉट जस्ट ओनली हॉबीज, but they have economic values and they have created tremendous value for India in economically in the past, so they have a big potential। एक है एंटरप्रेन्योर, सरकार का दूसरा बात है, अभी यहाँ पे पूछा 2 ही लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे। देखिए, जॉब सीकर्स अगर हम बनेंगे तो सरकार इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, जॉब्स नहीं दे सकती, ना प्राइवेट सेक्टर दे सकता है, ना गवर्नमेंट सेक्टर दे सकता है। सरकार एक इकोसिस्टम क्रिएट करिए, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जेम, ONDC, ये सब मार्केट, ई मार्केट फैसिलिटी, ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रही है, और उसको फाइनेंसिंग के लिए जो बैंकों को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, जो अलग अलग MSME के जो फाइनेंसिंग है, अलग अलग तरह के वेरियस, इवन सिडबी, नाबार्ड, ये छोटे छोटे फाइनेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग स्किलिंग एंड फाइनेंसिंग, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अलग अलग विधाओं में ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको फाइनेंसिंग कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना है, ई श्रम पोर्टल्स है, ये सारी चीज़ें, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया विच विल डिफाइन योर फ्यूचर इकोनॉमिक कैरियर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार का फोकस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में है, उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टैंड अप है, यूनिकॉर्न्स। आप देखो, एक समय था डिफेंस में 90% हम अपनी डिफेंस के इक्विपमेंट भारत में इंपोर्ट करते थे। लास्ट ईयर 68% ऑफ आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट हैव बीन प्रोक्योर्ड डोमेस्टिकली। स्पेस टेक्नोलॉजी में 100 से 200, कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने पॉडकास्ट में बोला कि 200 से ऊपर जो स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में बन गए। फिनटेक में देखो, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में भी काम करता हूँ, फिनटेक में इतने ज़्यादा इनोवेशन आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए नए तरह के सर्विस डिलीवरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इंडिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग सर्विस इंडस्ट्री इंडिया की है, उसमें सर्विस इंडस्ट्रीज़ में जो लोगों को प्रोवाइड करनी है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है, ऐसे बहुत सारे हमने
ऐप डेवलपमेंट के काम देखें, जिनके फिनटेक से रिलेटेड कई तरह के प्रोडक्ट हैं, तो इनमें कहाँ फिनटेक है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में मैं आपको बता दूं, हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने वेबसाइट पे अब प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट चैलेंजेस को अपलोड करते हैं, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट चैलेंजेस को अपलोड करते हैं। दोज हु कैन फाइंड सॉल्यूशन टू दोज दे विल फाइनेंस। मैं भारत पेट्रोलियम में था, उसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में था। ह्यूज फाइनेंसिंग अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप जो एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई प्रोसेस सॉल्यूशन डेवलप करता है घर बैठे हुए, चाहे प्रोडक्ट डेवलप करता है, तो उसको प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीदने का काम भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स करती है। और हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपके जो जो भी चैलेंजेस हैं, यू पुट अप इन योर वेबसाइट, whoever comes with a solution, work on the solution, they will be financed। तो यह चीज़ें मुझे लगता है बहुत अच्छी है। एक बात अभी हम मेरे पूर्व वक्ता ने की थी, पब्लिक पॉलिसी के लेवल पे हमारे यहाँ पे बहुत कम कैपेसिटी है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर बहुत कम कैपेसिटी। अब इंडिया विकसित भारत बनेगा तो ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हैं। वी वांट टू हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मल्टीपल कंट्रीज, वी वांट टू टेक मोर पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक गेट, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन सब में जब जाते हैं हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जितना रिसर्च करके और कंट्रीज से लोग आए होते हैं, उस तरह का रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा हमारे पास कई बार नहीं होता। इसमें ट्रिमेंडस स्किल की कमी है। इन फील्ड में अगर हम पब्लिक पॉलिसी डोमेन में अपने एजुकेशन को जाते हैं, डेटा एसिमुलेशन, रिसर्च, एनालिटिक्स, इन सब में, इकोनॉमिक्स इज ए गुड फील्ड, इट्स ए साइंस वेयर यू कैन गेट इनटू दिस फील्ड। अगर इन चीज़ों में जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके का आप काम कर सकते हैं। मेजर अब योगी जी ने कहा है कि हम नोएडा में, हम गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, योगी जी ने कहा कि हम नोएडा को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाएंगे, इंटरनेशनल डिज़ाइन सेंटर बनाएंगे। ये सब इनेबलिंग एनवायरनमेंट करेंगे। इटली का ग्रोथ मैक्सिमम डिज़ाइन से, न्यू डिज़ाइंस डेवलप करके उनकी इकोनॉमी ग्रो करिए। सिंगापुर का जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के हिसाब से उनकी इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है। लंदन, हांगकांग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स के रूप में बहुत उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। तो यह पोटेंशियल अगर हमें मिलेगा यहाँ पे, इनेबलिंग एनवायरनमेंट योगी जी क्रिएट करने की बात करते हैं। गिफ्ट सिटी में है, ऐसे बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल डिज़ाइन सेंटर्स हैं। इन सब के लिए बहुत सारे स्किल्स चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब हम मेजॉरिटी MNCs वगैरह को देखते हैं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हूँ, हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन में हमारे मेजर लीगल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइंस में नहीं। इवन गवर्नमेंट इज सेइंग, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स डिज़ाइन करने की जो स्किल है उसकी कमी है। तो ये फील्ड भी मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे जा सकते हैं। AI, 5G, 6G, ये इनके आने वाले समय में बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी कल ही का जो पॉडकास्ट है PM का, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने AI के ऊपर डिस्कशन किया है। उसके साथ AI के अभी कई ऐसे एरियाज सामने आ रहे हैं कि व्हाट इट विल हैव इफेक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, व्हाट इट विल हैव इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, माइंड्स पे क्या होगा, उसका मेंटल कितना इफेक्ट होगा। इन सब चीज़ों में अगर AI में ग्लोबल लीडरशिप भारत को अटेन करने की जब बात करते हैं, तो उसमें ग्लोबल लीडरशिप में इन सब एरियाज़ में हमें स्टडी करना ही चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्लाइमेट चेंज में बहुत सरकार जो है भारत ग्लोबल लीडरशिप अटेन करने का प्रयास कर रहा है। उसके अंदर कार्बन क्रेडिट जैसे, अब कार्बन एक्सचेंज हमारे यहाँ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एक्सचेंज बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग भी हो सकती है। इस सारे चीज़ों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अलग अलग नए नए एक्सचेंज आगे आ रहे हैं, उन सब में बहुत कैरियर मेरे ख्याल से सामने आते हैं। अर्बन प्लानिंग, अब स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करना, अर्बन प्लानिंग में सैनिटेशन है, कनेक्टिविटी है। अब कल ही अश्विनी वैष्णव जी ने अभी मद्रास IIT ने एक हाइपर लूप जो कनेक्टिविटी की बात की है,
उसके अंदर लगभग 8.5 करोड़ केंद्र सरकार ने उनको ग्रांट दी थी और उन्होंने अभी डेवलप किया प्रोटोटाइप, विच द गवर्नमेंट हैज सेड देयर इज नो dearth of funding in if you develop this hyper loop of connectivity. एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसके सारे अलाइड सर्विसेज की बात आती है। यह सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये एरियाज़ आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। बहुत पोटेंशियल्स है, विकसित भारत होगा, लेकिन सरकार केवल इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, इकोसिस्टम करेगी। हम लोगों को पार्टिसिपेट करके उसमें आगे आके उसके साथ उसमें अपने ऑब्जेक्टिव को सरकार के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करना होगा, तभी यह विकसित भारत आगे बन पाएगा। पीएलआई सरकार ने 14 सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए खोला है। ऑटोमोबाइल, डिफेंस, टॉय इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हम ग्लोबल लीडरशिप अटेन कर सकते हैं। इंडिया का इतना पोटेंशियल है। फार्मास्यूटिकल्स में, वैक्सीन में 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट इज इंडिया हैज प्रोमिनेंस ऑन दैट। एपीआई के अंदर हमारी बहुत प्रोमिनेंस थी, धीरे धीरे चाइना ने उसको टेक ओवर कर लिया। वापस सरकार कोशिश कर रही है कि जो एपीआईज है मेडिसिन में, जेनरिक मेडिसिन वगैरह के अंदर सरकार ग्लोबल लीडरशिप भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मिले। चिप टेक्नोलॉजी का बॉटलनेक हमने कोविड में देखा था, 90,000 करोड़ का सरकार ने फंड एलोकेट किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ह्यूज फंड सरकार ने एलोकेट किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डेवलपमेंट करने के लिए। तो यह सारी चीज़ें, रेलवेज में बहुत बड़ा, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क कई वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है, सिग्नल्स के हैं और भी कई तरह के चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है कि यह बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत पोटेंशियल्स भी है। इंडस्ट्री एकेडमिक कनेक्ट यह बहुत लैकिंग कर रहा है। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बहुत सारी जो रिसर्च हो रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन में, यहाँ भी बहुत सारे होते हैं, हमारे देश में उसका यह फोकस नहीं है कि उसका कमर्शियल यूज़ कैसे हो, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ कैसा हो। अमेरिका में अगर इतना डेवलपमेंट है तो उसका मेन जो रीज़न है, उन्होंने जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पेटेंट क्रिएट किए हैं या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट किए हैं, उनको इंडस्ट्री कनेक्ट इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। हम लोगों को भी उसका कमर्शियल यूज़ देखना चाहिए, तो आपको फंडिंग भी मिलेगी, वेंचर कैपिटल है, इंक्यूबेशन सेंटर्स है। 50,000 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स देश में बने हुए। ये किस लिए बने हुए? सारे सरकार फंडिंग करती है, सरकार उसके प्रोडक्ट्स को डेवलप करके उसको खरीदने का वो काम करती है। अब जेम, ओएनडीसी ऐसे अपने आप में, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था भारत मंडपम में, जीआई टैगिंग, इतने सारे भारत में प्रोडक्ट हैं, पिछले 60 साल में केवल 350 प्रोडक्ट ऐसे हुए थे जिनका कि ग्लोबली भारत के लेवल पे जीआई टैगिंग हुई थी। पिछले 5 साल में 650 के करीब हो गए, और इस साल पीयूष गोयल ने टारगेट रखा है कि हम 10,000 जीआई टैग प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। बनारसी साड़ी है, खाने पीने के सामान है, ऐसे बहुत बीड्स है, सहारनपुर के जो काम है, ऐसे सारी चीज़ों को। और ये लोग हैं जो हाथ से काम करते हैं, इनको टेक्निकली इतने इफ़ेक्टिवली काम करना आता नहीं है। उनको अगर हम कंसल्टेशंस दें, उनके प्रोडक्ट को हम जीआई टैगिंग करके ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलेंगे, उनकी कितनी वैल्यू क्रिएट होगी। तो 600 से 10,000 अगर आने वाले 3-4 साल में अगर टारगेट रख रहे हैं तो कितना काम डेवलप होगा। तो इकोनॉमिक देखिए, वर्ल्ड में आज भारत का इतना जो प्रभाव हम देख रहे हैं वो क्यों है? उसका कारण ये है कि लोग सोच रहे हैं कि आने वाले 1-2 डिकेड में इकोनॉमिक एक्टिविटी विल शिफ्ट टू इंडिया, therefore they want to participate in the economic growth and progress of India। उनका इंटरेस्ट भी इसीलिए इतना बढ़ रहा है। और ग्लोबली आप भी देखो, अगर इकोनॉमिक सुपर पावर बने बगैर वर्ल्ड कोई किसी की सुनता नहीं है। आज अगर भारत इकोनॉमिक पावर नहीं बना तो ग्लोबल लीडरशिप अटेन नहीं कर सकता। तो फर्स्ट वी हैव टू अटेन ग्लोबल लीडरशिप। एक समय था जब भारत और चीन ग्लोबल लेवल के 50% ग्लोबल ट्रेड को इंडिया और चीन मिला के कंट्रोल करते थे। आज 1947 में मात्र 2% ग्लोबल ट्रेड को हम लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे। तब हमारे देश में भूखमरी थी, गरीबी थी, अनएजुकेशन था। लेकिन आज एक
दोबारा रिवाइवल आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का फोकस आ रहा है, एंड भारतीय जनता पार्टी क्लियरली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट्स दिस that businessmen and industrialists are part of nation building. We are not shy of associating with business community, industries at large. एक जो सोशलिज्म का एक जो वो फैक्टर था कि अमीर लोगों को गालियां दो और वो करो, वो चीज़ में हम बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकते। हमें पता है कि अगर भारत को ग्लोबल लीडरशिप अटेन करनी है, विकसित भारत का स्टेटस अटेन करना है, तो वी हैव टू बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर। तो मैं आज अमेठी को के ऑर्गेनाइज़र को और सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया, और अगर आप लोगों में से इन चीज़ों में अगर डेवलप करते हुए, इन फील्ड को अगर एक्नॉलेज करते हुए, इस चीज़ पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मेरे को लगता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री का सपना है वो हम सब लोग सामूहिक संकल्प से पूरा कर पाएंगे। अकेले कोई नहीं कर सकता। संकल्प की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिसने भी संकल्प किया उसी ने इतिहास रचा। एक लाइन मैं बचपन में सुनता था, जिसने भी संकल्प किया है उसी ने इतिहास रचा है। हिस्ट्री में देख लो, जिन लोगों ने यंग एज में तय कर लिया कि हम इस काम को करेंगे और उसके लिए जो गुण अर्जित करने हैं, जो कैपेसिटी डेवलप करनी है, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर फोकस तरीके से काम कर दिया। उसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, मेंटल हेल्थ भी है, रिलेशनशिप भी है, आपस के फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ, देश के साथ, समाज के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, एनिमल्स के साथ, इन सब के रिलेशनशिप को जो अच्छी तरह से संभाल के संजो के रखता है, वही इस चीज़ को अचीव करता है। तो मुझे लगता है इस संकल्प के साथ जाएंगे तो यह जो प्रधानमंत्री का आह्वान है यंग इंडिया डायलॉग्स के माध्यम से विकसित भारत के और आपके इंस्टीट्यूशन में किया है, तो मुझे लगता है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, है ना? मानते हैं ना? हाँ, देखिए एक लास्ट बात, स्वाभिमान सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने कोई को भी अपने देश के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। अगर उसके प्रति स्वाभिमान हो तो फिर हम लोग अच्छी तरह से उसके साथ जुड़ के उसके बेनिफिट को उठा सकते हैं। ठीक है? भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for providing us with your interesting perspective.